नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और लगातार समाजशास्त्र के हमारे विद्यार्थियों ने हमें मेल से मैसेज से यह लगातार ये कहते रहे कि सर कुछ वीडियोज कुछ लेक्चर आप समाजशास्त्र का भी डालें ताकि हमें पता चले कि उस विषय को किस तरह से समझा जाए। हालांकि समाजशास्त्र में बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे प्रोफेसर्स, लेखक और कोचिंग के निर्देशकों ने अपनी बहुत बड़ी योग्यता और बहुत बड़ी भूमिका निभाया इसमें। अब मैं एक छोटी सी एक शुरुआत आप सबके लिए ये करने जा रहा हूँ कि शायद आपको आने वाले यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है, जो फैब में और मार्च में होने की पूरी पॉसिबिलिटी और संभावना दिखाई जा रही है एनटीए के जरिए, उसमें शायद आपके सफलता में एक छोटा सा योगदान हमारा होगा। हम चाहेंगे कि आप सब मानविकी विषय को पढ़ने में इतिहास, भूगोल, दर्शन शास्त्र, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन जैसे विषय के अध्ययन के दौरान अगर समाजशास्त्र की एक पहल, समाजशास्त्र की अलग झलक आप में नहीं झलकती है तो मुझे नहीं लगता है कि मानविकी विषय की वो जो कोटि है, जो संकल्पना है, वो पूरी होगी। आज हम लोग समाजशास्त्र के इस कड़ी की शुरुआती दौर में सबसे पहले उस शास्त्रीय युग की बात करेंगे जिसमें इमाइल दुर्खिम साहब ने बड़े ही संजीदगी से, बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से समाजशास्त्र को संवारने का काम किया, उसको एक मजबूत आधार देने का काम किया, जिसको वेबर, सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर, रॉबर्ट ओवन और मार्क्स एंजिल जैसे विद्वानों ने बड़े ही अपने उस मार्मिकता के साथ समाज के उन पहलुओं को, समाज के उन तथ्यों को, सभी क्रियाकलापों को और उनके इंटर रिलेशन, जो आपसी संबंध है, उन सब को जोड़ करके सामाजिक उत्तरदायित्वों का एक बेमिसाल प्रदर्शन किया। और समाज के किस तरह से विभाजन होता है, सामाजिक जो हमारी पुरानी परिकल्पनाएं हैं, जो पुरानी अवधारणाएं हैं, जो हमारी रूढ़िवादिताएं, कुरीतियां हैं या परंपराएं, ट्रेडिशंस और हमारी जो सांस्कृतिक पहचान है, उन सबको बड़े ही तथ्यात्मक तरीके से, भौतिक रूप से, और किस तरह से उसमें अगर बाह्यता का गुण है तो इंटरनल गुण भी है, किस तरह से हर इंडिविजुअल एक सोसाइटी में रहते हुए अपने आप में इंडिविजुअल नहीं रह जाता है। ना तो आपका निर्णय, ना तो आपकी कोई हंसी, आपका कोई ख्वाहिश अकेला होता है। कहीं ना कहीं समाज से प्रभावित होता है आपका हर वो कदम। कैसे उठाने से पहले सोसाइटी के बारे में आप सोचते हैं, एक जिम्मेदार नागरिक का ये कैसे कर्तव्य बन जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। बड़ों का सम्मान, रिश्तेदारी, नातेदारी, विवाह प्रथा और जितने भी धार्मिक व्यवस्थाएं हैं हमारे समाज में, सबका संबंध कैसे समाजशास्त्र के उन पहलुओं से है, इनको संवारने का काम इस तरह से इन विद्वानों ने किया। आइए हम समाजशास्त्र की पहली कड़ी, जो कि एनटीए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्वेश्चन जरूर एग्जाम में होंगे, आज उसकी शुरुआत करते हैं। बहुत लंबा परिचय से नहीं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि समाजशास्त्रीय विद्वानों में इमाइल दुर्खिम का जो एक योगदान है, किस तरह से भौतिकता के साथ वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर प्रत्येक पहलू का उन्होंने व्याख्या किया। समाज के हर इंडिविजुअल का, हर क्रियाकलापों का एक दूसरे से इंटरेक्शन को स्टैब्लिश करने में, उसको एक्सप्लेन करने में उन्होंने भूमिका निभाई। मैं चाहूँगा कि ऐसे महान विद्वान इमाइल दुर्खिम साहब का जन्म 15 अप्रैल 1858 यानी कि 1858 को फ्रांस के एपियन यहूदी फैमिली में हुआ था। तो आप जानते हैं कि फ्रांस, जर्मनी, इन सब जगहों पर यहूदियों की जो एक समय में स्थिति रही, उसी परिवार से इमाइल दुर्खिम साहब आते थे। कहा जाता है कि प्रारंभिक शिक्षा के बाद पेरिस में उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की और वहीं पर प्रोफेसर के रूप में अपनी पहली नियुक्ति ली। बाद के समय में जर्मन जाते हैं और जर्मनी में विद्वानों के समूह में रहते हुए उनकी एक मुलाकात पुनः वापसी के दौरान पेरिस में ऑगस्ट काम्टे जैसे पॉजिटिविज्म के, प्रत्यक्षवाद के, वैज्ञानिक तथ्यों और आधार के उन शुरुआत करने वाले विद्वानों से होती है, जिसकी कड़ी को ये समाज के उन पहलुओं को समझाने में बड़े ही संजीदगी से इस्तेमाल किया। दोस्तों, जब हम बात करते हैं कि सामाजिक पहलू होता क्या है, तो पॉजिटिविज्म की एक बात आती है कि कोई भी ज्ञान तब तक ज्ञान की कसौटी में नहीं कसी जाएगी, तब तक उसे ज्ञान की श्रेणी में हम नहीं रख सकते, जब तक कि वो विज्ञान की कसौटी, विज्ञान के तर्कों, विज्ञान के तथ्यों पर आधारित ना हो, उस पर खड़ा ना उतरे। समाज में बहुत सारे ऐसे पहलू हैं
जिनको समझने के लिए हमें वैज्ञानिक तथ्यों का जो अभाव है उसे ढूंढने की आवश्यकता है। और इमाइल साहब ने, दुर्खिम साहब ने ये कर दिखाया। आइए हम सबसे पहले इमाइल दुर्खिम साहब के इस लंबी भूमिका के साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किन तथ्यों को, किन फैक्ट्स एंड फिगर को याद रखें और कैसे इनको समझने के लिए हमें किन किन स्टेप्स की ज़रूरत होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं उस पर आपको लेके चलता हूँ एग्जाम के लिए। अब तक की जो हमारी बातचीत थी एक इंट्रोडक्शन था, आप इससे परेशान नहीं होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है आप सबसे। आइए, आपका पहला जो सेक्शन है समाज शास्त्र का शास्त्रीय सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी का जो युग चला उसको हम कैसे करेंगे। आपको पहले इस पे सोचना है कि इस युग में कौन कौन से प्रमुख विद्वान हुए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में ये हो जाना चाहिए कि विद्वान कौन कौन से प्रमुख हुए। प्रमुख विद्वानों को अगर बोर्ड पे थोड़ा सा कम दिखे आप लोग समझ जाना, आवाज पे भी ध्यान देंगे। प्रमुख विद्वान कौन कौन से हुए, तो आपने सबसे पहले किसको देखा? इमाइल दुर्खिम साहब का। आप स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इमाइल दुर्खिम के बाद देखिए मैक्स वेबर, उसके बाद देखेंगे तो मैक्स वेबर के बाद सेंट साइमन का नाम आप लोगों को, मुझे पूरी उम्मीद है आपको भी समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिए रॉबर्ट ओवन मशीन, आप लोगों ने देखा, सबके घर में होगा, जैसे याद हो जाए। इमाइल दुर्खिम, दुख में भी स्माइल करने वाला, आप इमाइल दुर्खिम याद रख लीजिए। मैक्स वेबर, मैक्स और वेबर यानी कि बड़े ही बर्बरता पूर्वक मैक्स चला रहे हैं आप। फिर देखिए सेंट साइमन, SS, सेंट लगा के साइमन घूम रहा है, सेंट साइमन बस। रॉबर्ट ओवन, ओवन मशीन होता है, रॉबर्ट ओवन। और इसके अलावा जिन महान विद्वानों का नाम लेंगे उसमें आपको मार्क्स और एंजिल का नाम कौन नहीं जानता है? मार्क्स और एंजिल। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि इन विद्वानों का नाम हम याद रख लें। स्माइल कीजिए, दुख में भी इमाइल दुर्खिम ने, आपको नाम ऐसे याद रखना है। मैक्स वेबर, वेबर साहब बड़े ही मैक्स, आप मैक्स आजकल सभी को मोबाइल में आ गया है। सेंट साइमन, साइमन सेंट लगा के घूम रहे हैं, SS, सेंट साइमन। रॉबर्ट ओवन, ओवन मशीन है ना, रॉबर्ट हमेशा उसी में से खाना खाते थे। मार्क्स और एंजिल, मार्क्स का नाम आपको याद रखने की कभी जरूरत नहीं होगी, ये जहन में होना चाहिए। और एंजिल उनके सहयोगी थे, साथ में थे, उन्होंने भी समाजशास्त्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। और कहा जाता है कि एक दौर में अगर यूरोप में दो बड़े योद्धा कैपिटलिज्म के, पूंजीवाद के विरुद्ध लड़ने वालों में से थे, उसमें इनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया है, मार्क्स के साथ एंजिल। इन विद्वानों के बारे में एक एक करके मैं आपके साथ चर्चा चलाऊंगा। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले चाहेंगे कि आपका कम समय खाकर इमाइल दुर्खिम के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें और कैसे हमें उनको पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले इमाइल दुर्खिम जो क्लासिकल जो सोशलिज्म है, समाजशास्त्र का जो वो शास्त्रीय युग है, उसमें क्या उन्होंने कैसे किया उनके बारे में पढ़ेंगे। इमाइल दुर्खिम माफ कीजिए, थोड़ा सा आज का टेम्परेचर 4.5 डिग्री सेल्सियस। इमाइल दुर्खिम किसी को भी मजबूर कर देगा। इमाइल दुर्खिम साहब को आप कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले इनके प्रमुख पॉइंट को याद रख लीजिएगा। परिचय, इनका अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर कैटेगराइज कर लेंगे तो आपको समझना आसान होगा। तो इमाइल दुर्खिम का परिचय में क्या याद रखेंगे? कहाँ पर इनका जन्म हुआ, कहाँ पर इनकी मृत्यु हुई, छोटी छोटी बातें ध्यान रखना। इनकी शिक्षा की क्या स्थिति रही। हालांकि किसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ना भी याद करें कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा ऐसे सवाल नहीं होते, लेकिन विद्वानों को पढ़ने से पहले कुछ तो जानना चाहिए, कहाँ के थे, क्या थे, नहीं थे, राइट।
तो आइए सबसे पहले 15 अप्रैल 15 अप्रैल 1858 में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। और जन्म मैंने शुरू में डाल ही दिया तो इधर जरूरत नहीं है। और स्थान कहाँ है जन्म का, तो आप ध्यान रखेंगे जन्म का स्थान हो गया फ्रांस, और जगह है एपिनल करके, एपिनल, मेरे ख्याल से आप ध्यान रखिएगा। फ्रांस में जन्म है, एपिनल, नल होता है ना, उसी में जाकर सब पानी पीता है, ए पी नल, यानी कि नल के में पानी पी, ऐसे करके याद रखिएगा। फ्रांस सबको पानी पिलाने आ गए, कौन सा, आप इमाइल दुर्खिम। आइए मृत्यु इनका, मृत्यु हमने, और तो आप देखिए मृत्यु के बारे में, तो मृत्यु को देखेंगे 15 नवंबर 1917 को, कहाँ हुआ, पेरिस में। तो आप इनका जन्म मृत्यु आप ध्यान रखें 15 नवंबर 1917 को पेरिस में हुआ। और एजुकेशन देखेंगे तो पहले तो एपिनल में, फिर बाद में पेरिस में, फिर बाद में ये जर्मनी भी गए, और फिर जर्मनी से वापस पेरिस में भी रहे, जहां इन्होंने ऑगस्ट कॉम्टे के साथ कॉम्टे स्कूल में काम भी किया, और किस तरह से पॉजिटिविज्म को आगे बढ़ाने में इनकी मदद की, इनके साथ इनके किए गए कार्यों को आगे बढ़ाया। आपको ये जनरल इंट्रोडक्शन सभी विद्वानों को कोशिश करना है, जितना कम शब्दों में हो आप रखें, लेकिन रखें जरूर। उसके बाद बच्चों जब परिचय आपका हो जाए तब आ जाता है इनका योगदान। योगदान में आप इनका विचार लीजिए, इनका सिद्धांत बोलिए, या इनके द्वारा किए गए कार्य, और वही आपके सवालों में आता है अक्सर एग्जाम में। मैं कुछ चीजों पे चर्चा चलाऊंगा, जैसे विचार और सिद्धांत या कार्य में आते हैं, हमें कुछ चीजों पे गौर करना है। इमाइल दुर्खिम साहब का जो विचार है, वो विचार में क्या क्या चीजें शामिल है। सबसे पहले देखिए, इन्होंने समाज शास्त्र को एक सिद्धांत दिया, और उस सिद्धांत के जरिए समझाने की कोशिश किया कि कैसे इसके सभी तत्व, सभी जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, समाज के एलिमेंट्स होते हैं, आपस में कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे जुड़े हुए हैं। तो इनके सिद्धांत का, विचार का जो आधार होगा, जो इन्होंने समाज को समझाने के क्रम में किया, उस पे आप कुछ कुछ चीजों का विचार करें, है ना। मुझे लग रहा है परफेक्ट दिख रहा होगा सबको, है ना। उस आधार में देखा, आप लोगों को क्लियर है। सबसे पहले इन्होंने अपने सिद्धांत में समाज के तथ्यों को समझाने में एक ऑब्जेक्टिविटी दिखी, इनके वस्तुनिष्ठता। उस वस्तुनिष्ठता के साथ इन्होंने आंतरिक प्लस बाह्य दोनों, अब क्या होता है मैं आगे चर्चा चलाऊंगा, बाह्य पक्षों को शामिल किया, क्रियाकलापों को शामिल किया, आंतरिक और बाह्य दोनों पक्षों पे इन्होंने विचार किया। फिर इन दोनों तथ्यों को आपस में जोड़ करके इसको वैज्ञानिक वो तार्किक तथ्यों के आधार पर समझाने का प्रयास किया। अब वैज्ञानिक और तार्किक तथ्यों का मतलब हुआ कि इन्होंने जिस चीज को, जिन पैरामीटर्स को बेस लिया, जिन अध्ययन को इन्होंने आधार बनाया समझाने का, समाज में होने वाली प्रत्येक क्रियाकलाप, किसी भी गतिविधि को, उसका साइंटिफिक बेस रहा था, लॉजिकल बेस रहा था। उसके बाद हम आते हैं, जब इन्होंने ऐसा इन चीजों को समझाने की कोशिश की, किस बात को, तो आप ध्यान रखेंगे सबसे पहले फंक्शनिज्म, इनका जो सबसे बड़ा सिद्धांत है वो है, प्र जोड़ देंगे तो प्रकार्यात्मक थ्योरी जो है इनका सिद्धांत काफी फेमस है। फंक्शन को समझाने की कोशिश किया। और एक देखेंगे कि जो सबसे ज्यादा एग्जाम में घूमता रहता है, आत्महत्या।
का सिद्धांत। इन पर इन्होंने काफी विचार किया और इन दोनों को समझाने के क्रम में ही कहा जाता है कि आत्महत्या का कारण क्या है, उस पर इन्होंने विचार किया और बताया। अभी हम लोग चर्चा चलाएंगे एक एक करके। और जो फंक्शनलिज्म का कॉन्सेप्ट है उसमें कौन कौन से तत्व समाज के कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं, फंक्शन करते हैं। जैसे कहा जाता है कि शरीर के लिए हमें हर चीज की जरूरत होती है ना, समाज को जीवित रखने के लिए भी हर चीज की जरूरत होती है। शरीर को भोजन चाहिए, शरीर को शिक्षा चाहिए, शरीर को वायु चाहिए, शरीर को प्रकाश चाहिए, शरीर को हर वो एक्टिविटी जो इसको जीवित रहने के लिए चाहिए। वैसे ही एक समाज की सामाजिकता को भी जीवित रहने के लिए उसके जितने भी तत्व हैं उसका होना जरूरी है। समाज में धर्म होगा ही, समाज में कुछ लोग ऐसे होंगे ही जो कार्य करते होंगे तो श्रम विभाजन होगा ही, कुछ लोग ऐसे होंगे ही जो दबाव बनाते होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो बलपूर्वक कोशिश करेंगे। समाज में अपराध भी होगा, समाज में व्यवस्था भी होगी, हर तरह के पहलू। और इनके बीच एक समायोजन संतुलन कैसे बना रहता है, क्यों ये सब होते हैं और उसका आधार और उसका उपचार क्या होगा, उसको बड़े ही सारगर्भित तरीके से इन्होंने समझाने की कोशिश की है। इनकी देखेंगे इन दोनों को समझाने के क्रम में आप देखेंगे इनकी फेमस बुक है, हालांकि मैं आगे बताऊंगा कि द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, आप लोग दिक्कत हो रही, और द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, है ना। इन दोनों को आपको ध्यान रखना होगा कि ये बुक बहुत फेमस है। बाकी बुक में इनकी सारी आपको अलग नेक्स्ट लेक्चर में कैसे बुक्स याद किए जाते हैं मैं तरीके से आपको याद करवाऊंगा। आइए पहले इन चीज़ों पर विचार करते हैं और अगले 5 मिनट में इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है ये। तो सबसे पहला तत्व हमारे पास है वस्तुनिष्ठता, आंतरिक और बाह्य, वैज्ञानिक व तार्किक। इनका ये क्या है? ऑब्जेक्टिविटी कहता है कि समाज के हर कार्य, हर फंक्शन का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है, जो उसकी वस्तुनिष्ठता, उसकी इंडिविजुअल अपने आप में होने वाली गतिविधि होती है। और दूसरा होता है कि वह गतिविधि कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट स्वयं तक ना सिमट करके पूरे समाज पर पड़ता है। आप याद करेंगे तो एक वेस्टर्न थिंकर बहुत फेमस हुए, उन्होंने कहा कि हमारी कोई भी सोच अपनी सोच नहीं होती। आप कुछ भी अगर विचार करते हैं, आप जॉन स्टुअर्ट मिल पे जाएंगे तो उन्होंने भी इसको बहुत अच्छे से समझाया। रूसो में जाएंगे तो उन्होंने अपने जनरल विल के जरिए अलग अलग चीज़ों को समझाया। तो सब लोगों का अपना यह है कि एक सोसाइटी में अगर हम रह रहे हैं तो कभी भी हमारा अपना खुद का विचार स्वयं के लिए स्वयं तक सिमट के नहीं रह सकता, यानी कि समाज के दायरे में आएगा ही। तो वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी इसको ऐसे लिखिए, है ना। रुकिए मैं दोबारा कर देता हूं यहां पे। बोलने क्रम में वस्तुनिष्ठता, अब ठीक है। अब आपको लिए से वस्तुनिष्ठता जो ऑब्जेक्टिविटी है सोसाइटी में, इसमें क्या क्या तत्व होगा। यह पहले तो अपने आप में होगा, एक होगा, प्रभाव अनेकों पर पड़ेगा। कोई भी वर्क अपने आप में ऑब्जेक्टिव तो होता है, इंडिविजुअल भी होता है, स्वयं में मनुष्य कोई भी एक्टिविटी एक सोसाइटी के अंदर करता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट सब पे पड़ता है। तो आपकी एक एक्टिविटी समाज में आपको लगता है कि आप स्वयं के लिए किए हैं या अपने आप में सिमट करके किए हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट दूर तक पड़ता है। अच्छा, वो आप खुद किए हैं ऐसा भी नहीं है। कहा जाता है, मैं अक्सर आपको अपने बच्चों को क्लास में भी एग्जाम्पल में बोलता हूँ कि जब आप बहुत अच्छा करके जीवन में एक अच्छे पद प्रतिष्ठा में आ जाते हैं तो कहते हैं कि इसमें हमारे गुरुजनों, माता पिता, दोस्त, समाज के कुछ वर्ग के लोग जो उनके रिश्तेदार या कोई भी होते हैं, उन सब का योगदान होता है। अक्सर आप कहते हुए सुनते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि जब वो बुरा करते हैं तब, जब वो अपराधी बन जाते हैं तब, जब वो जेल जाने की नौबत में आ जाते हैं तब, हम अच्छे अच्छे गोल्ड मेडलिस्ट खो दिए इस चक्कर में।
क्या उसमें सबका योगदान नहीं होता? आप विचार कीजिएगा, आपको महसूस होगा कि अच्छा करने में सबका योगदान है, पूरे समाज का योगदान है, और बुरा करने में आपका अकेले योगदान है। इमाइल दुर्खिम स्माइल करते इसी बात को समझाते हैं कि समाज में हर ऑब्जेक्टिव वर्क का इम्पैक्ट कई लोगों तक होता है, और वह हर ऑब्जेक्टिव वर्क कई चीज़ों से इम्पैक्ट होकर के, प्रभावित होकर के, इफेक्टिव होकर के घटित होता है या हम एक्टिविटी करते हैं। इसलिए हर ऑब्जेक्टिविटी में क्या है? सब्जेक्टिविटी भी छुपा हुआ है, और कुछ भी समाज में होता है हमारे द्वारा, किसी के द्वारा, वह व्यक्तिगत तौर पे सिमट के नहीं होता, उसका प्रभाव दूरगामी होता है, औरों तक भी होता है। ऑब्जेक्टिविटी के साथ हमारा ये था कि कैसे हम इसको वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर सुन समझ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो आंतरिक और बाह्यपन क्या होता है सामाजिक क्रियाओं में। एक, आप इंटरनल सोच के साथ कुछ आपके मन में जगता है, आप उस तरह के विचारों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या वह विचार जो आपके अंतर मन में जगा, क्या वह बाहर से प्रेरित नहीं था? क्या बाहरी तत्वों ने, सामाजिक तत्वों ने उसको प्रभावित नहीं किया? क्या आप उससे नकार सकते हैं? एग्जाम्पल में देखा जाए तो शहर में जो हमारी शहरों की कहा जाए कलंक या खाक के रूप में या एक दाग के रूप में विकसित, जिसको कि अब तक हम समाप्त नहीं कर पाए कि उसको बेहतरीन जीवन दे पाए, स्लम की बात करते हैं। अब सोचो कि शहर के चकाचौंध रोशनी में एक छोटी सी बच्ची अपने झुग्गी से जैसे ही बाहर निकलती है और बाहर एक खूबसूरत दुनिया देखती है, उसके मन में जो पहली बार जो शौक, जो चीज़ें जगती हैं, वो देखता है कि दीदी भैया लोग इतने बेहतरीन कपड़ों में आइसक्रीम खाते हुए, पिज़्ज़ा बर्गर इधर से उधर लटक रहा है, सब टहल रहे हैं अलग अलग कपड़ों में, अलग अलग तरह से लिबास में। अब उस बच्ची के अंतर मन में पहली बार जो सोच जगेगी, वो क्या जगेगी? वैसे ही बनने का, वैसे ही कुछ आगे करने का। और दूसरा सीन लीजिए कि गांव में एक छोटे से घर में चारों तरफ प्राकृतिक वातावरण, खेत खलिहान, उस बीच में एक छोटी सी बच्ची घर से जब सुबह सो के उठती है और ऐसे दरवाजे के बाहर आती है, तो सामने देखती है कि दो मेमना आपस में बड़े एक दूसरे से लिपट के खेल रहे हैं। उसके मन में उसके पास जाके सहलाने, सामने सरसों का वो खेत, पीले पीले फूल, आंटियां सब खेत की तरफ चल दी, बैल, और ये इसी तरह की चीजें वो देख रहे हैं। उसके मन में पहली बार जो सोच बनेगा वो कैसा बनेगा, कैसा सीन जगेगा? तो ये आंतरिक जो क्रियाएं होती है हमारी, वह अंतर मन में आती कहां से है? कहीं ना कहीं बाह्य चीजों का भी उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। ये दो सीन हमने दिखाया, दोनों जब बड़े होंगे, दोनों के बीच जो आंतरिक इंटरनल मजबूती आएगी तो बिल्कुल ही भिन्नता से भरा हुआ होगा, और समाज में अलग अलग एक्टिविटी, अलग अलग फंक्शन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। और अगर एक ही क्रियाकलाप में इन दोनों बच्चों को लगा दिया जाए तो मुझे लगता है कि वो इंटरनल स्ट्रेंथ उस बच्चे में ज़्यादा दिखने को मिल सकता है, और इसमें हो सकता है कि कम मिले। तो समाज में होने वाली प्रत्येक गतिविधि में आंतरिकता है, यानी कि दूसरा आंतरिकता है, तो उसमें बाह्यपन भी है, उसमें बाहरी गुणों से भी प्रभावित होने की स्थिति बनती है। इसके बाद हम लोग आते हैं जो फंक्शनलिज्म है। फंक्शन जो होता है समाज का, फंक्शनलिज्म में देखते हैं प्रकार्यात्मक, है ना। जो प्रक्रियात्मक सिद्धांत इनका है, उसमें ये समझाते हैं कि समाज में जितने भी तत्व हैं वो सब आपस में फंक्शन करते हैं। जैसे मान लें कि एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति में हम दोनों वर्गों को ले लेंगे, स्त्रियां और पुरुष दोनों हैं। इन दोनों के संयोग से एक परिवार का निर्माण होता है। परिवार जब दो अलग अलग परिवारों से मिलते हैं तो रिश्तेदार या नातेदार का निर्माण होता है।
जिसको नातेदार बोलते हैं। और रिश्तेदारों का एक समूह जब बहुत ज्यादा संख्या में आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं, पूरा समाज नजर आता है। इसका मतलब कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है, फंक्शन करता है, सब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें से किसी भी एक की एक्टिविटी अपनी इंडिविजुअल होती है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बड़े लेवल पे पड़ता है, और वो इम्पैक्ट के साथ साथ खुद भी इफेक्टिव होता है, खुद भी प्रभावित होता है और खुद दूसरों को भी प्रभावित करता है। दैट इज फंक्शन। सोशल फंक्शन डिफरेंट नहीं होता। सोशल फंक्शन कभी भी फ्री नहीं होता, वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मैं एक जगह पे पढ़ रहा था कि हमें समाज को हम जीवन देते हैं और समाज हमें जीवन देता है, यानी कि हमारी सभी गतिविधियों का नियंत्रण हम स्वयं तो हैं, लेकिन हम समाज से भी नियंत्रित होते हैं, क्योंकि हम उनसे अलग नहीं। तो कोई भी फंक्शन समाज में होगा। इन्होंने अपनी बुक जो द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, उसमें बेहतर तरीके से समझाया कि किस तरह से समाज में अलग अलग लोग काम करते हैं, उनके बीच क्लास डिवीजन होता है, हम मार्क्स में पढ़ेंगे ही, वर्ग विभाजन होता है, कोई प्रभुत्वशाली वर्ग होता है, कोई श्रमिक वर्ग है, कोई उसके अधीन जी रहा है, अलग अलग तरह की जो एक्टिविटी होती है, ये सारे फंक्शन एक ही सोसाइटी में हो रहा होता है, और ये सब मिल करके कहा जाता है कि संपूर्ण व्यवस्था को संचालित करता है। यानी कि इस इंडिविजुअल व्यक्ति को भी इन पूरी व्यवस्था जो है सामाजिक, इसकी आवश्यकता है, और समाज को भी इसकी आवश्यकता है। और आपने अरस्तु को तो पहले से ही सुन रखा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो व्यक्ति का समाज में, व्यक्ति का समाज से कहा जाए तो गहरा संबंध होता है। अरस्तु साहब कहते थे कि व्यक्ति को व्यक्ति बनाने में, एक मनुष्य रूपी एनिमल से व्यक्ति बनाने में समाज का, राज्य का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए समाज और राज्य को वो प्राथमिक मानते थे। एक बुक थी उनकी, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स। तो द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स में भी इन्होंने इस बात को समझाने की कोशिश की कि फंक्शन जो होता है वह, जैसे एक इन्वायरमेंट में, एक इकोसिस्टम में बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट का आपस में फंक्शन सनलाइट और अन्य सभी एलिमेंट्स के बीच होता है, सेम फंक्शन सोसाइटी में भी होता है। समाज के कोई भी वर्ग, कोई भी व्यक्ति, कोई भी अंग जो सारी एक्टिविटी आपस में मिलकर करते हैं, उसी को प्रकार्यात्मक सिद्धांत में इन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अब कहा जाता है कि समाज में जो फंक्शन होता है वो किन के बीच होता है। आप देखिए, एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के चारों तरफ क्या क्या रहता है? धर्म, श्रम, व्यक्तिगत सोच, दायित्व परिवार के प्रति, समाज के प्रति, परंपराएं, रूढ़िवादिता भी हो सकता है, जो अंधविश्वास के रूप में होता है। ये सारी चीजों, इन सारी चीजों से एक व्यक्ति क्या होता है? घिरा होता है। और ये सारी चीजें कभी भी अपने आप में स्वतंत्र नहीं होती। धर्म क्या है? धर्म व्यक्ति को सामाजिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन की सीख देता है। धर्म अंतिम रूप से व्यक्ति को, मनुष्य को अनुशासित करने वाला पहलू होता है, जो किसी असीम, एक ऐसी शक्ति से प्रभावित होता है, उसके लिए प्रेरित होता है जिसको किसी ने नहीं देखा है। लेकिन संतुलन स्थापित करने में कि तुम समाज में ही हो और समाज के कुछ दायित्व होते हैं, उसमें इसकी भूमिका होती है। श्रम डिवीजन हर सोसाइटी में, हर क्लास में पाया गया है, और इन सबका आपस में
इन सबका आपस में फंक्शन होता है। और ये जो फंक्शन होता है, यह फंक्शन, यही तो फंक्शनलिज्म है, यही फंक्शनिज्म है, यही प्रकार्यात्मक इनका सिद्धांत है कि एक समाज में सब कुछ आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इसी समाज में परंपराएं हैं तो इसी समाज में आप जितने तथ्यों को जोड़ सकते हैं। इसी समाज में अगर परंपराएं हैं तो इसी समाज में विज्ञान भी है, इसी समाज में तर्क भी है, इसी समाज में स्त्री पुरुष लिंग भेद भी है, इसी समाज में वो सभी पहलू हैं जो कहीं ना कहीं इंसान को सामाजिक उत्तरदायित्वों और समाज के अंदर अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रेरित करता है। दैट इज फंक्शनिज्म। तो मेरे ख्याल से फंक्शनिज्म पे आपके सवाल आए, आप उसको डील कर सकते हैं। इसके बाद हम इस पे विचार करेंगे कि एक इनका और कॉन्सेप्ट बहुत फेमस है, वो है आत्महत्या। आप लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते होंगे तो एक आर्टिकल है 21 जो जीवन का अधिकार देता है, राइट टू लाइफ। और लाइफ अगर आपको दिया है तो आत्महत्या का अधिकार उसमें नहीं है। आत्महत्या क्यों करता है, वाई? सवाल उठता है कि कोई भी व्यक्ति किन परिस्थितियों में आकर के आत्महत्या करने की बात सोचता है। जब आप देखेंगे तो इस पे इमाइल साहब ने समझाने की कोशिश किया कि आत्महत्या का कारण व्यक्तिगत एकांतता या एकात्मकता है। जब समाज में सामाजिक क्रियाकलापों, सामाजिक उत्तरदायित्वों से आप अलग होने लगते हैं, भले ही वही समाज आपको अलग होने के लिए मजबूर किया है, उसी समाज के नियमों ने आपको अकेले में सिमट जाने के लिए छोड़ दिया है, भले ही समाज के उन सारे तौर तरीकों से आप दुखी हुए हैं। आप एकात्मकता का मतलब हुआ वही एलाइनेस थ्योरी जो है, मार्क्स ने भी दिया, एलाइनेस थ्योरी ने एलिनेशन का, हिगल ने भी दिया और कहा कि इंसान एक समय में इतना अकेलापन, इतना एकात्मक हो जाता है, वह अपने आप से भी दूर हो जाता है। और उस क्षण अगर उसके मन में लगता है कि जीवन में बचा ही क्या है, शायद वह अंतिम स्थिति एक तरफ आत्महत्या की तरफ लेके चला जाता है, दूसरी तरफ नैतिकता के परम सुख की तरफ लेके चला जाता है, हिगल का। और मार्क्स का यह अकेलापन इंसान को अंदर से उसकी मानवता, उसकी नैतिकता, उसका हर चीज छीन लेता है उससे। और फिर वो एक चलता फिरता, एक तरह से कहा जाए कि खंडहर की तरह वो हो जाता है, जिसमें अब कुछ नहीं बचा है, बस वो जी रहा होता है। एक शरीर है जिसमें कुछ धड़कनें बची है और वो धड़क धड़क के कह रहा होता है कि नहीं, मैं क्या था, ये क्या हो रहा है ना। और आप लोग ये मत जोड़ लीजिए, अब मूड नहीं है। तो व्यक्तिगत एकात्मकता इंसान को क्या करता है, उस एकांत की तरफ लेके चला जाता है। अब व्यक्तिगत एकात्मकता का, इस एकात्मकता का कारण क्या है? ये कहते हैं कारण जितना मनोवैज्ञानिक है उससे ज्यादा सामाजिक। सामाजिक नियमों, उत्तरदायित्वों, तौर तरीकों, परंपराओं, दबाव, प्रेशर जिसको बोलते हैं, इन सबका प्रभाव पड़ता है कि इंसान के ऊपर आत्महत्या जैसे प्रकरण में शामिल होने में। मैं आपको आगे आत्महत्या पे और भी जानना चाहेंगे, हालांकि टॉपिक ऐसा है कि मैं चाहता नहीं आत्महत्या में ज़्यादा परेशान हो, लेकिन उन्होंने इस स्टडी को लेकर के इस बात को रखा कि जो सोसाइटी के नियम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तौर तरीका, परंपराएं, प्रेशर है, वह कहीं न कहीं इंसान को एकात्मक कर देता है। वह एकाकी अकेलेपन में खो जाता है और वह अकेलापन उसको आत्महत्या तक के लिए मजबूर कर देता है। अब कहते हैं कि क्या आत्महत्या, अगर आत्महत्या पर्सनल चीज होती, व्यक्तिगत तौर पे होता,
तो आत्महत्या का लिंग तय होता, आयु तय होती, वर्ग तय होता, अलग अलग आयु लिंग वर्ग होता कि भाई इसी आयु वर्ग के लोग आत्महत्या करेंगे, इसी लिंग के लोग, महिलाएं ही आत्महत्या करेंगे या पुरुष ही आत्महत्या करेंगे। कहा जाता है कि महिलाओं से पुरुषों की संख्या आत्महत्या करने में ज्यादा है। उनकी उम्र, आज मैं एक टॉपिक इसी में पढ़ा रहा था कि भारत में पुरुषों की जो डेथ रेट है महिलाओं से अधिक है, उम्र भी उनकी कम है महिलाओं से पुरुषों की, यानी कि जल्दी निकल लेते हैं। तो ये जो उनका यही स्टडी था कि कौन आत्महत्या करेगा, कौन प्रताड़ित होता है, कौन किससे अपने मनोवैज्ञानिक तौर पे होता है, तो ये सब अलग अलग नहीं होता, इन सब में अलग अलग डेटा है। कहीं पे कम आयु के लोग, अच्छा मान लीजिए कि फैमिलियर लाइफ में आ गया, वैवाहिक जीवन में आ गया, वो आत्महत्या करता है, तो ऐसा भी नहीं है। कुंवारों की संख्या ज्यादा है इनके स्टडी में। ये जो है ना प्रताड़ित लोग, ये ज्यादा आत्महत्या करते हैं। किससे प्रताड़ित वो मैं नहीं बताऊं, आप समझते हैं। तो वर्ग लिंग आयु के जो लोग होते हैं उसमें भिन्नता पाई जाती है। इस पे कोई एक डेटा नहीं है जिससे हम ये कहेंगे कि मनोवैज्ञानिक तौर पे इस एज के लोगों में होता ही आत्महत्या, नेवर, नहीं। इन्होंने इन पहलुओं पे स्टडी किया और बोला कि ये सब भी बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होता है कि दबाव पड़ता है, चाहे सामाजिक दायित्व का हो। आप लोग एक फिल्म आई थी मोहब्बतें, देखे होंगे, पापा आप दुनिया के सबसे अच्छे हैं, और धूपदानी दिखाते हुए लास्ट में छत से कूद जाती है मोहतरमा उसमें। तो वो क्या है, प्रेशर है कि एक बाहर से जो है उस पर दबाव डाल रहा है बेहुदा, और ये परेशान इतने ज़्यादा बड़े गुरुकुल के, है ना, शंकर नारायण के साथ, तो इनका परेशानी है ये सारी चीज़ें। इमाइल दुर्खिम को बहुत सीरियस नहीं, आप थोड़ा सा फनी करेंगे, बहुत मज़ेदार लगेगा इनकी सारी चीज़ें। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनके और कुछ पहलुओं पे चर्चा चलाऊंगा, और चूँकि मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, आप समझेंगे कि कैसे अगर एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं तो उन फैक्ट्स एंड फिगर को हम यहाँ पे याद करें, ताकि आराम से उसको भी हम लोग सॉल्व कर सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि इमाइल दुर्खिम साहब के ये जो शास्त्रीय समाजशास्त्र का ये दौर था, जिसमें उन्होंने बड़े ही बेहतरीन ढंग से कोशिश की समाजशास्त्र को इस्टेब्लिश करने के लिए, आज एक विषय के रूप में हम आप पढ़ रहे हैं, उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी इस वीडियो को देखने के लिए, और जो कुछ भी थोड़ा ज्ञान आपने प्राप्त किया होगा, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।